मित्रों नमस्कार, मैं राजेश आसुदानी रकीब नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद आसुदानी। आपका हम स्वागत करते हैं थ्रू लिटरेरी लेंस में। जी हाँ, आज हम एक कहानी लाए हैं। हाँ विनोद जी, बड़े दिनों बाद एक कहानी। जी हाँ, और एक बहुत ही मशहूर हिंदी की कहानीकारा हैं जिनका नाम है मधु कंकरिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, और काफ़ी एक्टिविस्ट रही हैं, काफ़ी कार्य है उनका, सामाजिक कार्य भी है और लेखिका तो हैं ही हैं। तो उनकी कौन सी कहानी है विनोद जी? उनकी बहुत ही अच्छी कहानी है जो इंसान के मनोविज्ञान का एक समालोचना भी है, किसी स्त्री मन की था लेने का भी प्रयास है और एक ज्वलंत सामाजिक समस्या की ओर भी इंगित करती है। जी हाँ, भ्रूण हत्या पर बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं, किंतु जब भी किसी सामाजिक विषय पर कलम चलती है तो बहुत बार होता यह है कि उसका कलात्मक पक्ष बहुत कमजोर हो जाता है। किंतु यह कहानी इस बात का अपवाद है। जी ये भ्रूण हत्या जैसे एक सामाजिक समस्या पर कहानी होते हुए भी जी बहुत ही साहित्यिक, कलात्मक और मनोरंजक भी कहानी है। और मैं तो कहूँगा ये एक साइको सोशल स्टोरी है, क्यों बिल्कुल विनोद जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल मनोसामाजिक किस्म की कहानी है। बिल्कुल। इस तरह की कहानियां बहुत कम आपको देखने में मिलेंगी। और यहाँ पर लेखिका की जो शैली है हम्म। बहुत ही चुस्त शैली है, जी बहुत ही मुहावरेदार शैली है और बहुत ही मनोवैज्ञानिक शैली है, ऐसा भी मैं कहूँगा। कुछ कुछ उनके वाक्य तो ऐसे हैं जी। कि बिल्कुल एकदम मनोवैज्ञानिक सत्य को हमारे समक्ष उपस्थित कर देते हैं। और जैसे- टाइटल ही देख लीजिए, जी, टाइटल ही देख लीजिए, इसका कितना अलग टाइटल सा, शीर्षक ही अलग है, पॉलीथिन में पृथ्वी, पॉलीथिन में पृथ्वी। है ना? और ये कहानी कहीं ना कहीं पर्यावरण विमर्श की भी कहानी है। मैं तो ऐसा कहूँगा कि इट इज अ स्टोरी ऑफ इको क्रिटिसिज्म। हाँ, एक पक्ष वो भी है इसका, बिल्कुल। तो कहानी ऐसी होती है, जब कहानी प्रारंभ होती है तो एक पागलखाने में 102 नंबर का महिलाओं का वार्ड है जी। और वहाँ पर एक युवती करीब करीब 3-3.5 महीने से भर्ती है और वो किसी से बोलती पोस्चर नहीं। में, एक ही पोस्चर में, ना किसी से बोलती है न चलती है, जिसको हम साइकोलॉजी में विनोद जी कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया कहते हाँ, हैं। कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया, और ये एक रियलिटी है, होता है हाँ। किसी किसी को। और जनरली इट इज द कंसिक्वेंस ऑफ टेरिबल शॉक। बिल्कुल। और इसको पत्थर औरत के नाम से ही लोग जानते हैं। कभी कभी 102 पेशेंट नंबर 102 ऐसा भी कहा जाता है। और वहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर सौमित्र सेन, वो बहुत समझने का प्रयास करते हैं इस केस को कि आखिरकार ये युवती कुछ बोलती क्यों नहीं है, क्यों पत्थरवत जड़ सी बैठी रहती है। अब विनोद जी यहाँ एक हम दोनों मनोवैज्ञानिक भी हैं विनोद जी। जी, तो एक रिलेटेड एक पक्ष आ जाता है, डॉक्टर सौमित्र भी कहते हैं कि मैं कितने दिन ट्रैंक्विलाइजर्स पर रखूं इसको और क्या करूं ट्रैंक्विलाइजर्स पर रख के। तो ये जो साइकोफार्माकोलॉजी है ये बिल्कुल निहायत ज़रूरी है, बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं। लेकिन कार्ल यंग थे, प्रोफेसर कार्ल यंग, जी। उन्होंने भी लगभग ज़िंदगी भर मेंटल हॉस्पिटल्स में काम किया था। और वो ये तब कहते थे, तब तो इतनी दवाइयाँ विकसित नहीं थी, वो कहते थे कि जब तक आप पेशेंट की कहानी में दाखिल नहीं होते, जब तक आप खुद दाखिल नहीं होते उसकी कहानी में, तब तक आप उस पेशेंट को नहीं समझ पाएंगे। और यहाँ भी ऐसा ही होता है बिल्कुल। कि यानी मनीषा मैं की तो- कहानी हम समझ पाते हैं, डॉक्टर सौमित्र समझने की कोशिश करते हैं जब मनीषा उनको बोल के बताती है। हालांकि रियल सेटिंग्स में थोड़ा कम होता है और एक बात मैं कहूँ, या लेखिका ने जितना कोहेरेंटली कहा है कि मनीषा जितना कोहेरेंटली कहानी बताती है, दरअसल जब वास्तविक में क्लाइंट्स होते हैं साइकोलॉजिकल या इस तरह के कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया वगैरह के, तो इतना कोहेरेंटली अपनी चीजें नहीं ये बता कहानी पाते। बताने के लिए जी। उनको कई महीने लग कई जाते महीने हैं लग जाते और वो हैं, टुकड़ों जी। टुकड़ों में कहानी बताते हैं। हाँ, और फिर वो साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को उसमें समझना होता है। टुकड़ों को जोड़ करके, जैसे रिडल को सॉल्व होता है, हाँ, वैसे जिग्सॉ riddle solve पजल करनी- होती है। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ तो लिटरेचर का तकाजा है, नहीं तो पाठक कैसे समझ पाएंगे। तो उस जी, तरह से बिल्कुल। लेखिका ने कहा है कि कहानी बताई है मनीषा की जुबानी। बिल्कुल। तो एक दिन वो स्वयं बड़बड़ाने लगती है और बोलने लगती है, जैसे डॉक्टर एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि शायद कभी उसका ये मौन टूटेगा, पत्थरवत जड़वत जो अवस्था है वो भी टूटेगी, और कभी न कभी उसके इस अवस्था में आने का कारण भी डॉक्टर को पता चलेगा। ऐसा इस अपेक्षा में वो उन्हें ट्रैंक्विलाइजर दिए चले जाते हैं। तो वो कबूतरों को उड़ाते हुए बोलना शुरू करती हैं। और यहाँ भी कहीं कार्ल यंग की बात याद आती है मुझे, उन्होंने वही एग्जाम्पल दिया था, शायद लेखिका ने भी पढ़ा होगा कहीं, कि कार्ल यंग भी एक पेशेंट के पास गए थे जो जो जो, जो इसको लगता था कि उसके रूम में बहुत सारे कबूतर घुसाए, उड़ाया करता था। फिर कार्ल यंग भी जाके जब उसके साथ उड़ाने लगे कबूतर, तब उसे पता चला कि आखिर ये ऐसा करता क्यों है। और वो लड़की बोलते जी। बोलते कहती कि मोहन और मोहिनी है, जी। हालांकि यही उसने अपने कबूतरों को नाम दिए रहते हैं। और फिर वो कबूतरों की जो नरम काया का
छूने का वर्णन करती हैं। जी, जी, वो तो डेलिकेट होने का वर्णन करती है। वो बहुत बताती है कि सुंदर वर्णन उसके करती है। पति जादूगर थे और वो जादू के लिए खेल दिखाते थे और उसी खेल के सिलसिले में कबूतर लाए थे और तभी से वो जो अपनी पत्नी को अपनी सहायिका, लेकिन एक सहायिका से ज्यादा मुझे लगता है मुलाजिम मानते समझते थे। थे। और एक बार हाँ, वो उनका जाना भोपाल होता है जी। और वहाँ एक जादू का बहुत ही सफल प्रयोग करते हैं इन और कबूतरों द्वारा। जी बिल्कुल। और इस सफल प्रयोग में मोहन मोहिनी यानी वो कबूतरों की जोड़ी ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी। अब यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है विनोद जी मनीषा के जीवन में जब वो कबूतरों को छूती है पहली बार। जी। वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करती है अपने आप को। आज तक तो मैं अपने घर संसार से नहीं जोड़ पाती थी अपने आप को, जी। पर अब मैं सबसे जुड़ी हुई महसूस करती और हूँ। उसे महसूस होता है कि क्यों लोग पशु पक्षी पालते हैं, जीवन में रस पाने जीवन में के रस लिए। पाने के लिए। ये बहुत ही बड़ी बात कहती जी, है और जी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कहानी एक पर्यावरण विमर्श की भी कहानी है। इको क्रिटिसिज्म एक जी। जो एक विमर्श उभर रहा है उसकी भी कहानी है, क्योंकि व्यक्ति जब तक पशु पक्षियों से पेड़ पौधों से जुड़ा नहीं होगा तब तक वो प्रकृति से नहीं जुड़ा होगा। अगर प्रकृति से नहीं जुड़ा होगा तो प्रकृति का सम्मान भी नहीं करेगा। जी विनोद जी, आपका ये एक शेर है, मुझे याद आता है, आप ही ने तो लिखा है जी। कि मत मारो इस तोते को तुम, जी। प्राण किसी के अटके होंगे। तोते में जान बसती थी ना, एकदम उसी कहानियां प्रकार से सुनते इस थे। मनीषा जी की भी जो प्राण थे वो जी। मोहन मोहिनी इस धनी में कबूतर बसते जोड़े थे। में बसते थे। जी, वो चाहती थी इनको उड़ा दें। इन्होंने एक शो हो गया जब जादू का, तो उन्होंने कहा भी अश्विन से कि भाई इसको उड़ा दिया जाए, इन्होंने कितनी खुशियां हमें दी हैं, हम इनको क्यों बांधे रखते हैं। लेकिन अश्विन एक प्रैक्टिकल व्यक्ति है। जी। वो कहते हैं इनको यदि उड़ा दूंगा तो जादू का शो का और ऑर्डर मिल गया तो फिर मैं क्या करूंगा। यानी उसको वह इस पशु पक्षियों की उपयोगिता की तरफ जाता है कि किस प्रकार से मुझे ये उपयोगी है। देखिए यहाँ बेसिक नजरिए का ही फर्क है जिंदगी के प्रति। जो बिल्कुल। मनीषा का नजरिया है वो एक सौंदर्य बोध है प्रधान उसके पास। बोध है, पर्यावरण बोध है, जीवन के प्रति एक आदर है, जबकि अश्विन का नजरिया यूटिलिटेरियन है, कैपिटलिस्ट है उपयोगितावादी कि वो है। कितना उपयोगी, कितना उस शो से मैं पैसे कमाऊंगा। उसके पास सपना है कि मैं अपनी मारुति कार खरीदूं, मैं फ्लैट खरीदूं और सक्सेसफुल शोज करूं, और उस शोज में इस कबूतरों की भूमिका है। और मनीषा के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति भी उसका नजरिया उसी ही तरह का है जो उसकी भाषा से भी स्पष्ट है, जो उसके व्यवहार से भी स्पष्ट है। तो जीवन के ये मूलभूत नजरिए जो है विनोद जी, कहीं ना कहीं लेखिका ने इनको भी सामने मैं रखा तो ये है। कहूंगा कि एक जो है वो कलात्मक नजरिया है, जी। मानवतावादी कलात्मक नजरिया कहूंगा मैं उसे। हाँ। और दूसरा पूंजीवादी नजरिया है। पूंजीवादी नजरिया, उपयोगितावादी नजरिया कहें, पूंजीवादी नजरिया कहें। तो अब यहाँ स्वाभाविक है कि कन्फ्लिक्ट तो होगा, कलह तो होगी। और जब वो वापस आते हैं रात को ट्रेन में, जी। तो मनीषा देख पाती है कि उनके पंखों में कबूतरों के जो है कीड़े लग गए हैं, और अश्विन को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसको नींद इतनी प्रिय है तो बिल्कुल उठना नहीं चाहता, उसको डांट देता है जी। और बोलता है उसको डेटॉल के पानी से धो दो। अब ये कोशिश करती है उनको ठीक डेटॉल करने की, डेटॉल के पानी से धोने की, लेकिन इस चक्कर में वे दोनों मर जाते हैं। और तब भी फिर उनको मनीष पर उठा- कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता इस बात अश्विन का। पर। अश्विन पर, सॉरी जी। और वो जो एक्ट करता है राजेश जी, मैं जी, जी, मैं जी, ये जी। बहुत आपका ध्यान इस बात जी। की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा हाँ। कि वो दोनों कबूतरों के मृत शरीर को पॉलीथिन में डाल करके उछाल देता है। उछाल देता है खिड़की से बाहर। अब ये एक्ट जो है, जी यहाँ मनीषा का दिल टूट जाता है। बिल्कुल। जो भी वो पति रहा होगा, जो भी है, लेकिन मैं कई टुकड़ों में बट गई, उन्होंने कहा है मनीषा मैं कई ने। टुकड़ों में बढ़ गई और मुझे नफरत सी हो गई, यस। अश्विन के प्रति नफरत सी हो गई। अब मैं यहाँ ऐसा साइकोलॉजिस्ट में बताता हूँ, बहुत बार ये होता है कि इंसान साथ रहते हैं और ये बोलते हैं कि हमने तो तुमको कभी हर्ट नहीं किया, हमने तो तुम्हें सब सुख सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन कोई सिंबॉलिकल एक्ट वो लोग ऐसा कर जाते हैं जी, जी। जिससे उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बिल्कुल भी अलग है, ये दूसरे व्यक्ति को समझ में आ जाता है और वहीं से जीवन का ताना माना गड़बड़ाने लगता है, जो कि बहुत बार हमको समझ में भी नहीं आता। बहुत इत्तेफाकन खिंच गई थी एक हल्की सी लकीर, उसके मेरे बीच लंबा फासला होता गया। वाह वाह, तो वो ही हो जाता है। और साइकोलॉजिकल जब डिसऑर्डर्स आते हैं, लोग साइकोलॉजिकल चीज़ों से जूझते हैं, हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कुछ होता नहीं है, परिवार में सब कुछ ठीक है, पत्नी ठीक है, पति ठीक है, बच्चे ठीक है, सास ससुर सब ठीक है, किंतु बात करते करते पता चल जाता है कि कुछ उन्होंने ऐसा एक्ट किया, चाहे वो उनसे रिलेटेड हो ना हो। अब ये इन्होंने तो कबूतर के मृत हाँ। शरीर को बाहर फेंका, हाँ। अपनी पत्नी को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इससे वो समझ गई कि उसके दिल में पत्थर है, कोई दया कोई करुणा नहीं है। जिन कबूतरों ने इतना कमा करके दिया, इतना शो को सक्सेसफुल कर दिया, उनको ठीक तरीके से डिग्निटी के साथ, एक प्रतिष्ठा के साथ, उनके मृत शरीर के साथ व्यवहार नहीं किया गया। बाकी बड़ी बातें तो ठीक है, पर्यावरण, प्रकृति, सौंदर्य, ये तो बातें अलग रहीं, लेकिन जो उपयोगिता थी जिनकी, उनको भी जब उपयोगिता समाप्त हो गई तो उनको कचरे की तरह उछाल दिया गया। और फिर आगे चल करके जब वो गर्भवती होती हैं और इसी डर से
बिल्कुल। वो अश्विन को नहीं बताती 5 महीने तक, ताकि उस पर गर्भपात का दबाव डाला जाएगा। ऑलरेडी एक बेटी है, प्रियंका छोटी है, और उसके और- बाद दूसरा बच्चा बिल्कुल तैयार नहीं होगा अश्विन, ये पता है मनीषा को। लेकिन चूंकि गर्भधारणा हो चुकी है, शायद उसी रात हो चुकी है जब शो सफल हुआ था। और ये भी बहुत बहुत जी, बात बोल रही है जी, कि जी। उस दिन मैं संभोग के वक्त मेरा शरीर और आत्मा पहली अलग बार, नहीं थी, पहली अलग बार। नहीं थी। जी, बहुत तो ये बहुत महत्वपूर्ण बहुत है महत्वपूर्ण कि बात शायद मैं, हालांकि ये साइकोलॉजी भी नहीं मानती, कोई भी नहीं, मैं मानता हूँ कि कोई भी स्त्री तभी गर्भवती हो सकती है जब उसकी आत्मा भी उस प्रेम में हो, सिर्फ शरीर हो तो शायद ना हो पाए। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल हो सकता ये है। आपने ओशो की बात कह दी। ओशो ने एक अपने बिल्कुल, भाषण में ये कहा बात है कही ऐसा। है कि भाई अगर आपका मन न हो तो आप वो कंट्रासेप्शन की तरह यूज कर सकते हैं कि आपका मन, हालांकि ऐसा विनोद जी बायोलॉजी नहीं बायोलॉजी मानती इस नहीं बात को, मानती है, biology- लेकिन शायद चाहे गर्भधारणा हो भी जाए, पर मैं कहीं ना कहीं महीन बारीक फर्क ये है कि क्या फर्क नहीं होगा ऐसे बच्चों में जहां मन और शरीर एक साथ हो संभोग के समय, और यह सिर्फ शरीर एक जहाँ एक साथ हो, तो क्या क्या वो बच्चे जहाँ मन और शरीर, जहाँ आत्मा और शरीर एक साथ हो, उन बच्चों में ज्यादा प्रेम भाव, अपनापन, करुणा क्या ज्यादा होगी या नहीं होगी? ये तो एक रिसर्च का अभी मामला ऐसे हो सवाल सकता है कि जिनकी इंपेरिकल स्टडीज भी नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, असंभव है इस तरह असंभव है, की कठिन है। खैर जी। अब अश्विन इस बात पर सहमत हो जाता है कि अगर लड़का है तो उसे जन्म दिया जाएगा, जो टिपिकल मानसिकता रही है जी, हमारे और देश लड़की है में, तो नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से वो लड़की होती है और अश्विन हर तरीके का दबाव डालता है और उस ये पर। जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा वर्णन है एक स्त्री के लिए, जो जो वर्णन किया गया, कितना दुखदाई और कितना वो जो पेट में हरकतें हैं बच्चे की, क्विकनिंग जिसको कहते हैं, जी, जी। हाथ पैर चलाना, और उसके बाद पेंडुलम की तरह मनीषा इधर से कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, और आखिर में हार जाती है, सरेंडर कर देती है। वो कहती भी है मैं सरेंडर कर दिया, प्रियंका छोटी है, कहीं भाग नहीं सकती। और वो प्रोसेस को बहुत ही मधु जी ने जी खूबसूरती से जी जी, और कोई स्त्री ही शायद इस तरह से वर्णन कि कर एक सकती है। इंजेक्शन में वो बच्ची उछली, मरना नहीं चाहती थी, बहुत ताकतवर थी, लेकिन दूसरी इंजेक्शन लगते ही उसने अपने आप को बहा दिया। अब ढह गई, माचिस की तीली की तरह ढह गई, बुझ गई। तो अब ये बहुत दर्दनाक, बहुत पीड़ा होगी उस स्त्री को जिसने इस प्रकार की चीज़ों को सहा होगा। और यहाँ यह भी हमें दिखता है कि आज भी भारतीय समाज में जो पुरुष कहता है वही होता है, इतना तक कि किसी स्त्री को बच्चे को जन्म देना है या नहीं देना है, ये भी, इसका भी निर्णय वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाती। तो इस सामाजिक समस्या की ओर भी मधु जी इशारा कर रही हैं। बिल्कुल, और ये तो है ही है। तो इस तरह से ये फेमिनिस्ट चिंतन की भी कहानी है। और मैं तो ये कहूँगा फेमिनिस्ट चिंतन से आगे कहीं ना कहीं हर शादी में, हर विवाह में विनोद जी आप पाएंगे कि कोई एक पार्टनर डोमिनेंट होता है, हद से ज़्यादा भी डोमिनेंट होता है, चाहे वो अक्सर पुरुष होता है, पर कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा भी हो सकता है, इसका भी उल्टा भी होता भी है कई बार, जिसको हम वर्णन करना नहीं चाहते, जिस पर हम बात नहीं करना चाहते आज के दौर में, लेकिन होता ज़रूर है ऐसा। जी बिल्कुल। तो होना ये चाहिए कि दोनों को महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसमें निर्णय जो है साझे होने चाहिए। बच्चा पैदा करना, बच्चे को जन्म देना, बच्चे को पालना, बच्चे की एजुकेशन, या इस प्रकार के और भी निर्णय हो सकते हैं जहां पर एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओपन, और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस जिसको मैं कहता हूँ वो होना चाहिए। तो बहुत सारी सामाजिक समस्याओं की और ये कहानी अब यहाँ इशारा करती है। बड़ी समस्या तो जो कबूतरों से जिसका शुरू होके और बच्चे पर जो आई, तो जिस तरह से जीवन के प्रति जो अनादर है, जो सौंदर्य के प्रति अनादर है, जो प्रकृति के प्रति अनादर है, कह रहे हैं धरती और हो या औरत, कि उसकी उनके कोख कोख से से अगर छेड़खानी की गई तो परिणाम हमेशा ही भयंकर होते ये हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि कितनी पर्यावरण विमर्श की कहानी बन पड़ती है कि धरती और माँ के कोख से यदि कुछ छेड़छाड़ की जाए तो फिर परिणाम भयंकर होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और वो बोलते हैं कि हाँ, मेरी बेटी से भी वही बर्ताव किया गया होगा, उसको भी पॉलीथीन में भर करके कहीं फेंक दिया गया होगा। तो ये जो अब ये औरत ये बात तो कर लेती है, अब वो जड़वत नहीं है, किंतु वो ठीक नहीं हो पाई है। उनका मेंटल इम्बैलेंस जो का त्यों है। अब भी वो बोलती रहती है कि वो देखो मेरी बेटी, वो देखो कबूतर, वो मोहन और मोहिनी, अभी भी बोलती रहती है। क्योंकि उसके पास कोई ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है, जो हम कहते हैं वांट बट कांट, यस, जो क्रक्स है। तो उसने चाहा, कबूतरों से लेकर बच्चे तक चाहा, लेकिन वो हो ना पाया। लेकिन अब जो नहीं हो पाया तो इसका कहाँ आप ऑब्जेक्टिव को, साइकोलॉजी कोई वैक्यूम में नहीं चलती है, आपको कुछ ना कुछ देना होगा, उसको जीवन का ध्येय देना होगा, कोई तो बात जो वो कर सके।
और शायद वही डॉक्टर सौमित्र करते भी हैं, वो खुद भी ये हो जाते हैं उसमें और भ्रूण हत्या के सम्मिलित खिलाफ हो एक जाते आंदोलन खड़ा करते हैं, एक हैं। आंदोलन खड़ा करते हैं, वो भी शामिल हो जाती है युवती उसमें, और इस तरह से आके कहानियां खत्म होती है। और इसमें जबकि बीच में उसके बहू जो है वो खुद स्वयं गर्भपात करवाती करा है। लेती है, तो डॉक्टर थोड़ा विचलित हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये कंप्रोमाइज है। यूरोप ट्रिप के लिए करवा लेती है और मुझे गर्भपात। लगता है राजेश जी जी। एक बैलेंस भी इस कहानी को उस घटना से मिलता है। एक जी, तरफ जी, जी। एक तरफ मनीषा है हाँ। जो अपने पति के दबाव के कारण गर्भपात करवाया, वो करवाना नहीं चाहती थी, और उसके लिए वो मेंटली विचलित हो जाती हैं। वो मानसिक रूप और से यहाँ विक्षिप्त एक हो गई। आधुनिक बहू है जो यूरोप जाने के लिए 2 महीने का स्वयं गर्भपात कराती स्वयं है। गर्भपात यानी करवाती दोनों प्रकार की औरतें समाज तो में मौजूद हैं। हम ये और दूसरा कह सकते हैं कि ये जो- ह्यूमन नेचर इज अ मिथ। हम हमेशा सोचें कि कोई भी लड़की गर्भपात नहीं कराना चाहेगी, ऐसा ऐसी नहीं बात नहीं है। तो अब होना क्या चाहिए बेसिकली, ये तो छोड़ दिया गया है, ये तो आप समाज पर, व्यक्ति पर और परिस्थिति पर डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि एक वेस्टर्न जो नैरेटिव है, वेस्टर्न जो डिस्कोर्स है, उसका इम्पैक्ट भी डॉक्टर साहब की बहू पर है, जी। क्योंकि वो उस गर्भपात इतना महत्वपूर्ण नहीं समझती, मतलब उस बच्चे को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझती। उसमें जीवन है, उसमें प्रकृति है, उसमें प्यार है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता। देखिए, अब यहाँ पर कानूनी भी पक्ष है विनोद जी। जी, और वो मेरे ख्याल से थोड़ा सही भी है। कानून ने कुछ सप्ताह दिए हैं, जी जी, जहाँ 24 सप्ताह दिए हैं तक विभाग जीवन में। की शुरुआत, जी अब 24 हुए, वैसे 20 मान लीजिए 20 हैं अभी भी, तो जीवन की शुरुआत अगर नहीं हुई है, क्विकनिंग जिसको कहें, या फिर हाँ। उससे पहले अगर कोई युवती चाहे तो गर्भपात करवा, या फिर किसी विशेष परिस्थितियों में गर्भपात करवा सकती है, तो कहीं ना कहीं हमें एक संतुलन तो साधना होगा। अगर हम ये कहें कि बिल्कुल आप ये चीज़, जैसे डॉक्टर सौमित्र कहते भी हैं वहाँ पे कि कभी, जैसे लेखिका भी कभी मतलब कहा है, धरती और औरत की गोद से कोख से आपने छेड़खानी की तो परिणाम भयंकर होंगे। लेकिन कोख में जब तक जीवन का संचार नहीं हुआ है, केवल जीवन का एक आरंभिक अंकुर फूटा है। अरे हाँ, अंकुरित चने वाली घटना आप भूल गए विनोद जी, बड़ी अच्छी घटना है बीच में। जी, हमारे जो विरोधाभास, इनकंसिस्टेंसी जैन है, उस जी। जैन धर्म पर भी एक विरोधाभास है। जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल। अश्विन जो है वो शायद जैन और है। ये है कि हम इरेशनल हैं, हम एक चीज को तो बस धर्म कहता है या अंकुरित मुंह में जो है वो बोलता है जीवन है, इसको आप उबाल नहीं सकते, उबाल उसकी नहीं सब्जी सकते। नहीं खाएंगे। तो मनीषा वही कटाक्ष करती है कि आप जिनको अंकुरित चनों की इतनी चिंता है जीवन की, वो अंकुरित कोक को उजाड़ने के पीछे पड़े हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मधु जी हैं वो एक परंपरागत मारवाड़ी परिवार से आती हैं। अच्छा। तो उन्हें ये सारी परंपराएं पता होगी। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है ह्यूमन नेचर की, कि जहाँ कुछ चीज़ों को तो हम रोबोट की तरह इख्तियार कर लेते हैं और कुछ चीज़ों में हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि यहाँ ऐसा होना चाहिए और वैसा, तो ये बड़ी विरोधाभास है, जीवन के प्रति विरोधाभास है उसी व्यक्ति में। तो ये भी एक बड़ी विडंबना है इंसानी चरित्र की। तो एक तो ये कहानी पर्यावरण विमर्श की है, एक कहानी ये पुरुष प्रधान समाज में जो आज भी अन्याय हो रहा है उसकी कहानी है, तो सामाजिक चिंतन लिए हुए कहानी है। और एक तो हम ये कहते हैं कि संतुलन जो साधा जाए, मतलब वो साधा है, कानून ने कम से कम साधा है, बिल्कुल, कि जब जीवन की शुरुआत हो जाए, क्विकनिंग 3 महीने मान लीजिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, तब गर्भपात अलाउड नहीं है, उससे पहले गर्भपात अलाउड है और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में भी अलाउड है। तो कहीं ना कहीं हमको प्रैक्टिकल होकर संतुलन तो साधना होगा। नहीं वो तो है, लेकिन मनोवैज्ञानिक जी, मनोवैज्ञानिक ढंग से भी कहानी है। साइकोलॉजिकल पेशेंट के रूप में मनीषा हमारे सामने आती है। बिल्कुल। और एक थोड़ा सा कला पक्ष मधु जी का अंतिम चरण में आकर के वहाँ पकड़ छूटती हुई दिखाई देती है। मेरे हिसाब से राजेश जी कहानी अगर वहाँ समाप्त हो जाती कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक चाकू धंसा हुआ है और ये किस तरह निकाला जाए, कब तक ट्रैंक्विलाइजर दिए जाएं, किस तरह निकाला हो जाए। सकता है जिस व्यक्ति की घटना सुनकर के मधु जी ने कहानी लिखी हो, शायद अगर वो सत्य पर आधारित हो, सत्य पर आधारित हो, डॉक्टर साहब जो है वो उन्होंने चलाते हैं वगैरह, चलाया होगा, ये शायद कहानी में ना भी आता तब भी कहानी संपूर्ण होती, क्योंकि ठीक है, इसमें कहानी एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव देती हुई प्रतीत होती है, एक बैलेंस करती हुई प्रतीत होती है 2 महीने का जो गर्भपात, लेकिन कहीं ना कहीं कला पक्ष इसका वहाँ बिल्कुल थोड़ा सा कमजोर होता है अंत में। खैर, और एक चीज इसमें और है, जब हमने इसको स्त्रीवादी तरीके से देखा, तो अगर आपने यहाँ अश्विन जो उसके पति हैं, उनका पर्सपेक्टिव अगर देखें, कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जब कहानी में नहीं देखा गया है, 5 महीने तक ये भी चीज छुपाई जाती है उनसे, जबकि बच्चा होना या ना होना ये दोनों का, हमने कहा कि जॉइंट डिसीजन होना चाहिए। तो इस तरह से 5 महीने छुपा, वो कहती इसलिए मैंने छुपाया कि आप गर्भपात के लिए जोर डालते और बाद में आप नहीं करा पाओगे गर्भपात। अब ठीक है कि प्राइमरीली एक स्त्री का ही शरीर है, मन है बच्चे में, और वही है उसकी धात्री, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं ये बात खटकती तो है। और एक बात यहाँ पर मनीषा क्योंकि स्वयं नहीं कमाती है जी, और इसलिए बोलती है कि मैं प्रियंका को लेकर के कहाँ जाऊंगी, अगर इनकी बात ये भी एक बात है। अगर आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र होती
तो शायद अश्विन की बात न मानती और इस बच्ची को पैदा करती। देखिए, होता तो ये है कि विवाह एक अरेंजमेंट है सारी चीज़ों का, तो उसमें अगर 5 महीने तक आपने गर्भधारणा की बात छुपा दी तो कहीं न कहीं विवाह में भयंकर दरार आ चुकी है, जो कि हमने कहा कि उनका दृष्टिकोण जीवन का दोनों का अलग-अलग था, उसलिए वो भयंकर दरार आ चुकी थी और इसीलिए 5 महीने वो बात छुपाई भी गई। मैं तो ये मानता हूँ राजेश जी कि विवाह सफल होने के लिए जी। आपकी एक क्लास या कास्ट या रिलीजन का होना, एक भाषा बोलना या एक जैसे फाइनेंशियल स्टेटस होने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आपका जीवन दृष्टिकोण अगर एक जैसा है तो वो विवाह निश्चित रूप से अधिक सफल होगा। साइकोलॉजी में वैल्यूज कहे जाते हैं 6 प्रकार के वैल्यूज। जी जी। तो वो अगर वैल्यू एक प्रकार के हों दोनों के, उसमें कई 6 प्रकार के वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, तो उस तरह से अगर साइकोलॉजिकल कंपेटेबिलिटी की जांच की जाए विवाह में तो शायद विवाह ज्यादा सफल हो गए। आप हॉरोस्कोप की जगह साइकोलॉजिकल कंपेटेबिलिटी की जांच करवाएं, तभी अपने बच्चों का विवाह करवाएं। बिल्कुल। तो वैल्यू सिस्टम अगर समान है तो शायद ज्यादा उचित है। कहीं न कहीं इस प्रकार का बदलाव भी होना चाहिए। बिकॉज आफ्टर ऑल 2 लोग जब एक साथ जीते हैं तो उनका जीवन दृष्टि, जिसको ना लाइफ विजन जो है, वो कहीं न कहीं मैच करना चाहिए। थोड़ा बहुत ना भी करे लेकिन टू ग्रेट एक्सटेंट वो मैच करना चाहिए, तभी हम लोग चल पाएंगे। तो बहुत ही सुंदर डिस्कशन किया राजेश जी आपने इस कहानी पर। बहुत अच्छा लगा। मुझे याद है कि मधु गगरे जी की कहानी पर शायद पहली बार हम लोग इस चैनल पर डिस्कशन कर रहे हैं। और भी कहानियों पर हम करेंगे। दर्शकों से मेरा निवेदन है कि जरूर आप अपने ओपिनियन से हमें अवगत कराएं। जी जी, नमस्कार। नमस्कार।